हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9 की एसएसटी के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज वाले टॉपिक में हमने देखना है द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। कमर्शियल फॉरेस्ट्री का राइज कैसे हुआ, ठीक है। कमर्शियल फॉरेस्ट्री यानी कि लार्ज स्केल में फॉरेस्ट का यूज़ जो है वो किस तरीके से किया जा रहा था। तो जैसे कि हमने प्रीवियस सेक्शन, जो इससे पहले वाला वीडियो हमने डाला था, मैंने अपलोड किया था, उसमें हमने पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स जो है उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फॉरेस्ट की इन ऑर्डर टू बिल्ड शिप्स एंड रेलवेज और शिप्स बनाने के लिए उनको फॉरेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। सो ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि लोकल पीपल जो है वो फॉरेस्ट का यूज़ कर रहे हैं और उनका अंधाधुंध, यानी कि किनको, फॉरेस्ट को अंधाधुंध वो क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट जो है, जंगलात जो है वो क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक जर्मन एक्सपर्ट को बुलाएंगे जिनका नाम था डाइट्रिक ब्रैंडिस, और वो उनसे एडवाइस लेंगे। कौन? ब्रिटिशर्स जो थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो डाइट्रिक ब्रैंडिस को इंडिया में बुलाएंगे और वो उनसे एडवाइस लेंगे कि किस तरीके से हम जंगलात को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और वो जो थे, यानी कि डाइट्रिक ब्रैंडिस जो थे, वो इंडिया के फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया के वो रहे, ठीक है, उनको बनाया गया। देन ब्रैंडिस जो थे, उन्होंने रियलाइज़ किया कि एक प्रॉपर सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि क्या कर सके, फॉरेस्ट को मैनेज किया जा सके और पीपल जो है उनको ट्रेंड किया जाए इन द साइंस ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि फॉरेस्ट को किस तरह से हम जो है मतलब प्रिजर्व करके रख सकते हैं, बचा के रख सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। उसके लिए हमें पहले लोगों को क्या करना पड़ेगा, ट्रेंड करना पड़ेगा। ये जो सिस्टम था, इसको लीगल सैंक्शन जो था वो दिया गया था। दैट मीन्स कोई भी अगर लोग जो है, कॉमन पीपल जो है, फॉरेस्ट में पेड़ काटने जाता है तो उसके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। रूल्स अबाउट द यूज़ ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैड टू बी फ्रेम्ड। फॉरेस्ट के यूज़ के लिए रूल्स जो थे, ठीक है, कानून जो था वो बना दिया गया था कि कोई भी बंदा अगर फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज़ करेगा तो उसको उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड ग्रेजिंग हैड टू बी रिस्ट्रिक्टेड सो दैट फॉरेस्ट कुड बी प्रिजर्व्ड फॉर टिम्बर प्रोडक्शन। पेड़ों को काटना और जानवरों को चरवाना, ठीक है, ग्रेज करवाना, इनके ऊपर पाबंदियाँ लगा दी गई। यानी कि कोई भी इंसान जो है, इंसान जैसे कॉमन पीपल जो है वो जंगलात में जाके, जंगलों में जाके पेड़ नहीं काट सकता, ना ही अपने जानवरों को वहाँ पे जाके चरवा सकता है। इस चीज़ के ऊपर जो था वो नज़र रखेगी सो दैट कि वहाँ पे टिम्बर की प्रोडक्शन जो है उसको प्रिजर्व किया जा सके। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, टिम्बर जो है वो बहुत जगहों में यूज़ हो रहा था, शिप्स बनाने में, ठीक है, रेलवे ट्रैक्स के स्लीपर्स बनाने में, सो दैट कि ब्रिटिशर्स चाहते थे उनको कॉमन पीपल जो है वो यूज़ ना करें टिम्बर का। एनीबॉडी हु कट्स ट्रीज, कोई भी इंसान अगर पेड़ काटता हुआ दिख जाता था और वो उस सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा होता था तो उनको जो है वो पनिशमेंट दी जाती थी, सज़ा दी जाती थी। सो ब्रैंडिस जो थे, उन्होंने क्या किया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को क्या किया, सेटअप किया 1864 में, जिसकी वजह से एक नया एक्ट जो था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो था 1865 में क्या हुआ, मतलब सामने आया, फॉर्मुलेट किया गया। जो इम्पेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट था, जो कि सेटअप था देहरादून में 1906 में, वहाँ पे इस एक्ट को जो था वो पास किया गया। ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम में जो है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के बारे में जो है वो बताया गया। बहुत सारे लोग जो थे, इंक्लूडिंग इकोलॉजिस्ट जो थे, उनका ये मानना था कि ये सिस्टम जो है ये साइंटिफिक नहीं है। नाउ व्हाट इज साइंटिफिक फॉरेस्ट्री? तो यहाँ पे देखिए आपको बताया है, अ सिस्टम ऑफ कटिंग ट्रीज कंट्रोल बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन विच ओल्ड ट्रीज आर कट एंड न्यू वंस प्लांटेड। एक ऐसा सिस्टम पेड़ों को काटने का जिसको सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो था वही कंट्रोल कर सकता था, यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अनुमति के बाद ही जंगलों में जाके जो है वो पेड़ों को काटा जा सकता था। इसमें पुराने पेड़ों को काटा जाता था और नए पेड़ों को लगाया जाता था, ठीक है, उसको साइंटिफिक फॉरेस्ट्री बोला जाता है। नाउ आगे क्या बोला है, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में नेचुरल फॉरेस्ट जो थे विच हैड लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज बट कट डाउन। क्या हुआ, नेचुरल फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट होते हैं जिसमें खुद ब खुद जो है वो पेड़ लगते हैं। तो नेचुरल फॉरेस्ट जो है जिसमें बहुत सारे किस्म के पेड़ जो थे वो लगे होते थे, उनको काट दिया गया। इन देयर प्लेस, उन पेड़ों की जगहों पे सिर्फ एक ही तरह का प्लांट जो था, ट्री जो था वो प्लांट किया गया, वो भी स्ट्रेट रोज में, ठीक है। देखिए नेचुरल फॉरेस्ट में अलग अलग किस्म के वैरायटी के ट्रीज जो थे वो देखने को मिल रहे थे। तो ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि ये ट्रीज जो है ये यूजलेस है। सो उन्होंने क्या किया, एक ही तरह का ट्री जो था उसको प्लांट किया, वो भी स्ट्रेट रोज में। देन उसके बाद उस सिस्टम को जो था वो प्लांटेशन का नाम दे दिया गया। फिर क्या हुआ, फॉरेस्ट ऑफिशियल जो थे उन्होंने सर्वे किया फॉरेस्ट के अंदर और उन्होंने एस्टिमेट किया कि डिफरेंट टाइप्स के जो मतलब कितने डिफरेंट टाइप्स के जो है वो ट्रीज जो है वो उनको देखने को मिल रहे हैं। और उन्होंने क्या किया, एक फॉरेस्ट मैनेजमेंट बनाई और उन्होंने क्या किया, जो भी अलग अलग वैरायटी के ट्रीज जो यूजलेस थे उनको काटना शुरू कर दिया।
और उन्होंने बोला कि उन्होंने ये प्लान करना शुरू किया कि हर साल कितने मतलब कितना प्लांटेशन जो है एक एरिया के अंदर किया जाएगा और कितने पेड़ जो है वो काटे जाएंगे और कितने पेड़ जो है वहाँ पे लगाए जाएंगे। द एरिया कट वॉज देन टू बी रिप्लांटेड सो दैट इट वॉज रेडी टू बी कट अगेन इन सम ईयर्स। तो जहाँ पे वो हर साल पेड़ काटने का मतलब एक प्लान बनाते थे, फिर वो क्या करते थे उस एरिया के ऊपर फिर से रिप्लांटेशन की जाती थी सो दैट के कुछ सालों के बाद फिर से वहाँ से क्या किया जा सके, पेड़ काटा जा सके। फॉरेस्ट एक्ट के बाद जो फॉरेस्ट एक्ट 1865 में इनेक्ट किया गया था उसके अंदर दो बार जो था वो अमेंडमेंट चेंजेस लाए गए, एक बार 1878 में और एक बार 1927 में उस एक्ट के अंदर चेंजेस लाए गए। एक्ट जो 1878 का जो एक्ट रहा था उसमें फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन सी थी? रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट। ठीक है, मतलब मैंने बोला 1865 में जो फॉरेस्ट एक्ट इनेक्ट किया गया था, लागू किया गया था, उस एक्ट के अंदर दो बार बदलाव लाया गया। एक बार बदलाव लाया गया 1878 में और एक बार लाया गया 1927 में। जो 1878 में जो चेंज लाया गया था उसमें फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक थी आपकी रिजर्व्ड कैटेगरी, दूसरी थी प्रोटेक्टेड कैटेगरी और तीसरी थी विलेज कैटेगरी। ठीक है, तो जो बेस्ट फॉरेस्ट थे ना वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट के अंदर आ गए और इन फॉरेस्ट को सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही यूज़ कर सकते थे। विलेजर्स जो थे वो इन फॉरेस्ट से, रिजर्व्ड फॉरेस्ट से कुछ भी नहीं ले सकते थे, इवन दो अपने यूज़ के लिए भी वो कुछ नहीं यहाँ से ले सकते थे। घर बनाने के लिए, फ्यूल के लिए वो वुड जो थे वो प्रोटेक्टेड या विलेज फॉरेस्ट से लेते थे और रिजर्व फॉरेस्ट जो थे वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो थे वो यूज़ करते थे। फिर क्या हुआ? हाउ वर द लाइफ्स ऑफ पीपल अफेक्टेड? इन सब चीज़ों की वजह से लोगों की जो आम लोग जो थे उनकी जो ज़िंदगी थी वो किस तरह से उनके ऊपर असर पड़ रहा था। तो जो फॉरेस्टर्स थे और विलेजर्स थे, फॉरेस्टर्स जो जंगलों के आसपास में रहते थे और जो गाँव के लोग थे, हैड वेरी डिफरेंट आइडियाज़ ऑफ व्हाट अ गुड फॉरेस्ट शुड लुक लाइक। उनके पास अलग अलग तरह के आइडियाज़ थे, उपाय थे, जिससे वो ये देखना चाहते थे कि एक अच्छा फॉरेस्ट जो है, जंगल जो है वो किस तरह से होना चाहिए। विलेजेस का ये मानना था और ये चाहते थे कि फॉरेस्ट में डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो देखने को होनी चाहिए या वहाँ पे होनी चाहिए सो दैट कि वो अपनी बेसिक नीड्स जो हैं, उनकी नीड्स जो है वो फुलफ़िल हो सके। जैसे फ्यूल हो गया, फॉडर हो गया, लीव्स हो गया। ठीक है, फॉडर जो ये गाय भैंसों को, जानवरों को चारा वगैरह दिया जाता है। फ्यूल जो मतलब अपना खाना बनाने के लिए जो भी वो मतलब यूज़ करते थे, पत्ते वगैरह हो गए। ठीक है, उनका ये मानना था कि एक फॉरेस्ट के अंदर जो है, एक फॉरेस्ट इन द सेंस कि फॉरेस्ट के अंदर डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं, किसकी, प्लांट्स की, ट्रीज़ की, वो होनी चाहिए। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, वहीं पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो था वो चाहता था कि ट्रीज़ जो हैं वो सूटेबल फॉर बिल्डिंग शिप्स और रेलवेज, और ट्रीज़ का यूज़ जो है वो सिर्फ इमारतें बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, शिप्स बनाने के लिए और रेलवेज बनाने के लिए यूज़ किया जाना चाहिए। और उनको ट्रीज़ जो थे वो मतलब कौन सी ट्रीज़ चाहिए थी? हार्डवुड और टॉल और स्ट्रेट वुड्स। ठीक है, एक तरफ फॉरेस्टर्स जो थे, विलेजर्स जो थे वो चाहते थे कि डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो जंगलों में होनी चाहिए सो दैट कि हम अपना फ्यूल है, लीव्स है, ठीक है, इस तरह से हम जो है वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज़ कर सके। और वहीं पे जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि हम जो है वो फॉरेस्ट का यूज़ जो है वो बिल्डिंग्स बनाने के लिए, शिप्स बनाने के लिए और रेलवेज का स्लीपर्स बनाने के लिए यूज़ करेंगे। और उसके लिए उनको जो है वो वुड जो थी वो हार्ड चाहिए होती थी, टॉल और स्ट्रेट चाहिए होती थी। कुछ ही स्पीशीज़ थी ट्रीज़ की, जैसे टीक हो गया, सॉल हो गया, ये स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की, ट्रीज़ की, जिनको क्या किया जाता था? प्रमोट किया जाता था और इनको मतलब काटा जाता था और फिर से इन्हीं पेड़ों को लगा दिया जाता था। फॉरेस्ट एरियाज़ में पीपल जो थे वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को यूज़ करते थे, जैसे रूट्स हो गया, लीव्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, ट्यूबर्स हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ों को वो क्या करते थे? यूज़ करते थे। फ्रूट्स और ट्यूबर्स जो थे वो न्यूट्रिशियस टू इट, उनको खाया जाता था, स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून बिफोर द हार्वेस्टर्स कम इन। मानसून के टाइम पे मतलब फसलें काटने से पहले वो फ्रूट्स और ट्यूबर्स को क्या करते थे? खाते थे। हर्ब्स का यूज़ किया जाता था मेडिसिन के लिए, वुड का यूज़ किया जाता था एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, जैसे योक्स हो गया, प्लो हो गया, ठीक है, हल वगैरह बनाए जाते थे इससे। फिर उसके बाद बैम्बू का यूज़ किया जाता था मतलब जैसे घर वगैरह बनाने के लिए, फाइनेंस बनाने के लिए, ठीक है, बास्केट्स और अम्ब्रेलाज भी बनाया जाता था बैम्बू से। ड्राइड स्कूप्ड आउट गॉड जो था, जैसे ये लौकी हो गया, कद्दू हो गया, इनका जो था ना उनको यूज़ किया जाता था, मतलब उसके बीच में से निकाल कर उसको एज अ बॉटल जो है वो, वाटर बॉटल जो है वो यूज़ किया जाता था, उसमें पानी स्टोर करते थे ये। ऑलमोस्ट हर एक चीज़ जो कि फॉरेस्ट के अंदर उनको मिलती थी वो किसी ना किसी चीज़ को, मतलब फॉरेस्ट के अंदर कोई ना कोई जो भी चीज़ें उनको मिलती थी वो उसका किसी ना किसी पर्पस में वो यूज़ कर ही लेते थे। लीव्स को वो क्या करते थे? स्टिच करते थे सो दैट कि वो उससे डिस्पोजल प्लेट्स और कप्स बना सकें। देन उसके बाद साइदी, ठीक है, बुबिनिया वाहिबली क्रीपर कैन बी यूज टू मेक रोप्स। क्रीपर जो आपकी ये क्या बोलते हैं, आपकी ये जो होती हैं
दैट मीन्स कि जो बेल होती है, ठीक है, उसका यूज़ किया जाता था रोप्स बनाने के लिए। थॉर्नी बाग का यूज़ किया जाता था। थॉर्नी बाग ट्री जो होता था उसका यूज़ जो कांटीले नोक वाले जो पेड़ होते हैं, ठीक है, उनका यूज़ किया जाता था वेजिटेबल्स को मतलब छीलने के लिए। ऑयल जो था कुकिंग के लिए, जो कुकिंग करने के लिए ऑयल यूज़ किया जाता था, और लैम्प्स जलाने के लिए जो ऑयल यूज़ किया जाता था वो महुआ ट्री के मतलब प्रेस करने से, जो महुआ एक तरह का फ्रूट होता है, उससे जो मतलब उसको प्रेस करने के बाद जो ऑयल निकलता था उससे वो क्या करते थे, कुकिंग करते थे, और लैंप्स जो थी वो लाइट करते थे, जलाते थे। फॉरेस्ट एक्ट का मतलब ये था कि मतलब फॉरेस्ट एक्ट जो मतलब लाया गया था उससे जो विलेजर्स थे पूरी कंट्री के इर्द गिर्द, उनको बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। एक्ट के बाद में ऑल देयर एवरीडे प्रैक्टिसेस, उनका जो हर दिन का काम होता था वो ये होता था कि उनको वुड्स वगैरह काटनी पड़ती थी हाउसेस के लिए, ठीक है, ग्रेजिंग देयर कैटल्स के लिए, जो वो मतलब कैटल्स को वो चरवाने के लिए ले जाते थे। उसके बाद फ्रूट्स रूट्स जो थे वो कलेक्ट करते थे, हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे। ये सारी चीज़ें जो थी वो इलीगल हो गई, ठीक है। क्या बोला गया है, एक्ट के बाद में जो भी वो प्रैक्टिसेस करते थे, जो भी मैंने आपको बताई, जैसे घर बनाना, कैटल्स को ग्रेज करवाना, ये सारी की सारी चीज़ें जो थी इलीगल बन चुकी थी। पीपल जो थे उनको फोर्स किया जाता, मतलब पीपल जो थे अब अपनी डेली लाइफ को चलाने के लिए वो क्या करने लगे, फॉरेस्ट से जंगलों से लकड़ी चुराने लगे। और अगर वो पकड़े जाते थे तो उनको जो है फॉरेस्ट गार्ड्स के द्वारा जो था वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर मतलब जुल्म किया जाता था, या फिर उनको जो है वो ब्राइब रिश्वत देनी पड़ती थी अपने आप को फॉरेस्ट गार्ड से बचाने के लिए। वुमेन जो थी वो क्या करती थी, फ्यूल वुड को कलेक्ट करती थी, और ये उनको कलेक्ट करना भी उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट में ऐसे लॉज बना दिए गए कि कोई भी इंसान जो है, कॉमन पीपल जो है वो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाएगा। It was also common for police constables and forest guards to harass people by demanding free food for them। और इन सब चीज़ों की वजह से जो फॉरेस्ट गार्ड होते थे और पुलिस कांस्टेबल्स होते थे, ठीक है, ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे, ये लोगों को बहुत ही ज़्यादा तंग करते थे, उनसे ये डिमांड करके कि उनको फ्री का खाना दिया जाए, ठीक है। तो लोग बहुत ज़्यादा तंग हो रहे थे। अब क्या है, हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन जो है फॉरेस्ट रूल्स की वजह से कल्टीवेशन के ऊपर क्या असर पड़ा। तो एक मेजर इम्पैक्ट है यूरोपियन कॉलोनियलिज्म का, वो ये था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्वीडन एग्रीकल्चर, दैट मीन्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन और या स्वीडन एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा यूरोपियन कॉलोनियलिज्म का। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में अगर आपने पहले पढ़ा होगा 8th क्लास में, आपने पढ़ा होगा कि एक इस तरह की कल्टीवेशन होती है जहाँ पे क्या होता है, जैसे ये फॉरेस्ट एरिया का लैंड है, ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाएगा, जगह को जंगलों को काटा जाएगा, जलाया जाएगा, फिर उससे जो ऐश निकलेगी ना उसको क्या किया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा, फिर उसके बाद सीड्स जो है वहाँ पे डाल दिए जाते हैं, और उसके बाद क्या होती है, वहाँ पे क्रॉप्स जो है वो ग्रो करती हैं। जब क्रॉप्स वहाँ ग्रो करती हैं तो उनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। हार्वेस्टिंग करने के बाद उस लैंड को 12 से 18 साल के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, और फिर वो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पैच ऑफ लैंड पे, ठीक है। तो क्या किया जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ये था आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन का प्रोसेस। अब इसके बाद क्या बोला गया है, ये एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी जो कि एशिया के, अफ्रीका के और साउथ अमेरिका के पार्ट्स में क्या की जाती थी, परफॉर्म किया जाता था। इसके बहुत सारे लोकल नेम्स थे, जैसे कि लैडिंग हो गया साउथ ईस्ट एशिया में, मिल्पा हो गया सेंट्रल अमेरिका में, चीत मैने हो गया या फिर तवी हो गया अफ्रीका में, चीना हो गया श्रीलंका में। और अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में भी इसको बहुत सारे डिफरेंट नाम से जाना जाता था, जैसे धैया हो गया, पेंडा, बिवार, निवाद, झूम, पोड़ू, खानदाद, कुमरी। ये कुछ लोकल टर्म्स थे स्वीडन एग्रीकल्चर के या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन के, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जो फॉरेस्ट का पार्ट था, ठीक है, उसको कट कर दिया जाता था और उसको बर्न किया जाता था। और रोटेशन में सीड्स जो थे वो एशिस के बाद वहाँ पे सोन किए जाते थे, और रेन्स के आने मतलब बारिश आने से के बाद क्रॉप्स जो थी वहाँ पे हार्वेस्ट की जाती थी अक्टूबर या नवंबर के मंथ में। ऐसे प्लॉट्स जो थे, सच प्लॉट्स आर कल्टिवेटेड फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स एंड देन लेफ्ट फॉलो फॉर 12 to 18 ईयर्स फॉर द फॉरेस्ट टू ग्रो बैक। तो जब यहाँ से वो कल्टीवेशन हार्वेस्टिंग कर देते थे तो उसके बाद वो कुछ सालों तक, 12 से 18 सालों तक वो लैंड को खाली छोड़ देते थे, फॉरेस्ट को खाली छोड़ देते थे, ताकि फिर से वहाँ पे क्या है, पेड़ वगैरह जो है वो ग्रो कर जाए। अ मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स इज ग्रोन ऑन दिस प्लॉट्स, और बहुत सारी तरह की क्रॉप जो थी वो इन प्लॉट्स में ग्रो की जाती थी। सेंट्रल इंडिया और अफ्रीका की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे माइलेट्स जो थे वो ग्रो किए जाते थे। ब्राज़ील की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे जो था, तो ये भी एक तरह का एडिबल फ्रूट है, ठीक है, इसको आप खाते हैं, फ्रूट नहीं बोल सकते, सब्जी बनती है इसकी, अरबी टाइप बोल सकते हो आप, या फिर शकरकंद टाइप का बोल सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो है
लेटिन अमेरिका में इसको जो है मतलब लेटिन अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका के कुछ पार्ट्स में मेज़ और बीन्स की जो है कल्टीवेशन की जाती थी। देन उसके बाद क्या बोला है, यूरोपियन फॉरेस्ट जो थे वो क्या करते थे, देखते थे कि कोई भी रिगार्डेड दिस प्रैक्टिस एज हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट। जो यूरोपियन फॉरेस्टर्स थे वो उनका ये मानना था कि ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, ये जिसमें पेड़ जो है पहले जला दिए जाते थे, फिर एशिस को मिट्टी में मिलाया जाता था, उसके बाद सीड्स वहाँ पे सोन किए जाते थे, तो ये हार्मफुल है फॉरेस्ट के लिए। उनका ये मानना था, वो ये महसूस करते थे कि लैंड जो कि कल्टीवेशन के लिए यूज़ हो रही है हर साल, वो क्या करेगी, अगर मतलब उसके साथ उसको वहाँ जला दिया जाएगा तो वो अगले साल के लिए पेड़ जो है वो मतलब लेट ग्रो करेगी, तो जिससे रेलवे टिम्बर जो है वो हम नहीं, रेलवे के लिए टिम्बर जो है वो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर एक बार फॉरेस्ट जो है अगर वो जल जाएगा तो देयर वाज द एडिड डेंजर ऑफ द फ्लेम स्प्रेडिंग एंड बर्निंग वैल्यूएबल टिम्बर। तो उसकी वजह से टिम्बर जो है जो कि बहुत ही वैल्यूएबल है वो भी क्या है, जल सकते हैं। दैट्स वाई उनको ये जो था, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का प्रोसेस जो था ये गलत लग रहा था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो थी आल्सो मेड इट हार्डर फॉर द गवर्नमेंट टू कैलकुलेट टैक्सीज। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से जो गवर्नमेंट थी उसके लिए बहुत मुश्किल आ रही थी कि वो टैक्स को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि लोग जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे थे, ठीक है, आदिवासी जो थे वो मूव करते थे, तो गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था उनसे टैक्स ले पाना। इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो थी उनको अपना काम छोड़ना पड़ा, उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, उन्होंने अपने जंगलों से अपना घर जो था दूसरी जगहों पर बना दिया, और कुछ जो थे उन्होंने अपनी ऑक्यूपेशंस काम चेंज कर दिया, और कुछ उनमें से और कुछ जो थे उनको जो है छोटे छोटे या बड़े बड़े रेबिलियन जो थे, विद्रोह जो था उन्होंने करना शुरू कर दिया अंग्रेज़ों के अगेंस्ट। फिर उसके बाद क्या हुआ, हु कुड हंट। अब हंट कौन कौन कर सकता था, शिकार कौन कौन कर सकता था, तो न्यू फॉरेस्ट लॉज जो थे उन्होंने फॉरेस्ट ड्वेलर्स कौन से होते हैं, जो कि जंगलों में रहते हैं, ठीक है, तो उन्होंने जंगलों में रहने वाले लोगों की लाइफ जो थी वो पूरी तरह से क्या कर दी थी, चेंज कर दी थी। फॉरेस्ट लॉ के आने से पहले बहुत सारे लोग जो थे वो जंगलों में रहते थे या फिर जंगलों के आसपास रहते थे, और वो किस तरह से अपना सर्वाइवल करते थे, डियर्स की हंटिंग करके, पैट्रिड्स और वैरायटी ऑफ स्मॉल्स को मार करके। ये कस्टमरी प्रैक्टिस जो थी, कस्टमरी प्रैक्टिस का मतलब हो गया ये जो पुराने समय पे मतलब बहुत सारे पहले से ये जो रीति रिवाज चलते आ रहे थे, ये फॉरेस्ट लॉ की वजह से प्रोहिबिटेड कर दिए गए, पाबंदी लगा दी गई इनके ऊपर। और दोस्त जो कि हंटिंग करते हुए पकड़े जाते थे उनको पुनिश किया जाता था पोचिंग के लिए। पोचिंग में क्या होता है, जानवरों की मारना और उनको बेच देना, ठीक है। फॉरेस्ट लॉ जो थे, पीपल ऑफ देयर कस्टमरी राइट्स टू हंटिंग ऑफ बिग गेम बिकम अ स्पोर्ट। जो फॉरेस्ट लॉज थे इन्होंने लोगों को इनके कस्टमरी राइट से जो था, इनका कस्टमरी राइट क्या था, हंट करना, इनसे इनको वंचित रखा, डिप्राइव्ड रखा, और हंटिंग जो था वो अब बहुत बड़ा स्पोर्ट बन चुका था, बहुत बड़ी गेम बन चुकी थी, ठीक है। इंडिया के अंदर हंटिंग ऑफ टाइगर्स एंड अदर एनिमल्स हैड बीन पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ द कोर्ट एंड नोबिलिटी फॉर सेंचुरीज। इंडिया के अंदर ये जो हंटिंग का प्रोसेस था, टाइगर्स को हंट करना या दूसरे एनिमल्स को हंट करना, उनका शिकार करना, ये रॉयल नोबिलिटी बोल सकते हैं, नोबल्स का या फिर बड़े बड़े राजा महाराजाओं का ये एक मतलब पार्ट था, एक संस्कृति थी उनकी, और ये बहुत सालों से चलती आ रही थी। बहुत सारी मुगल पेंटिंग्स में भी आपने देखा होगा कि प्रिंस जो है या एम्परर्स जो है वो इंजॉय कर रहे हैं हंट को। लेकिन कॉलोनियल रूल के अंडर ये जो हंटिंग का प्रोसेस था ये बहुत ज़्यादा जो था वो बढ़ चुका था, और बहुत सारे स्पीशीज़ जो थे वो अब क्या होने शुरू हो चुके थे, एक्सटिंक्ट होना शुरू हो चुके थे, खत्म होना शुरू हो चुके थे। ब्रिटिशर्स जो थे वो लार्ज एनिमल्स एज अ साइन ऑफ वाइल्ड प्रिमिटिव और सेवेज सोसाइटी। ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि बड़े बड़े जानवर जो हैं वो जंगली हैं, मतलब वो बहुत पुराने हैं और उनकी सोसाइटी के अंदर किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं है, और उनका ये मानना था कि ऐसे डेंजरस एनिमल्स को मार देना ही जो है वो क्या रहेगा, सही रहेगा, और इस वजह से इंडिया जो है वो सिविलाइज भी होगा। और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने रिवॉर्ड्स यानी कि इनाम देना शुरू कर दिया उन लोगों को जो क्या करते थे, टाइगर्स को मारते थे, वोल्व्स को मारते थे और बड़े बड़े जानवरों को मारते थे, ठीक है। क्योंकि ये जो जानवर थे ना, ये क्या उनका ये मानना था कि ये जानवर जो है ये कल्टिवेटर्स के लिए क्या है, खतरा है, ठीक है। कल्टिवेटर जो लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर वगैरह करते थे। सो 18,000 टाइगर्स, 1,50,000 लेपर्ड्स और 2 लाख वॉल्व्स जो थे वो मारे गए थे। कौन से टाइम पीरियड में, 1875 से 1925 का जो टाइम पीरियड था। ग्रेजुअली जो टाइगर था कैम टू बी सीन एज अ स्पॉटिंग ट्रॉफी, और टाइगर का यूज़ किया, मतलब जो भी लोग टाइगर को मारते थे उसको ट्रॉफी जो थी वो दी जाती थी। महाराजा ऑफ सरजुगा के जो महाराजा थे उन्होंने अकेले 1157 टाइगर्स को 2,000 लेपर्ड्स को मारा 1957 में। अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे जॉर्ज यूले, उन्होंने 400 टाइगर्स को मारा। इनिशियली सर्टेन एरियाज ऑफ फॉरेस्ट वर रिजर्व फॉर हंटिंग, और पहले क्या कर दिया गया, पहले समय पे कुछ फॉरेस्ट एरिया जो थे वो हंटिंग के लिए प्रिजर्व कर दिया गया। उन्होंने बोला कुछ एरिया जो है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हंटिंग की जाएगी, ना ही वहाँ पे पेड़ों को काटा जाएगा, ना ही वहाँ पे किसी तरह की कल्टीवेशन की जाएगी। वो जो फॉरेस्ट एरियाज थे उनको सिर्फ और सिर्फ हंटिंग के लिए यूज़ किया गया। और
फिर कुछ टाइम बाद इन्वायरमेंटलिस्ट और कंजर्वेटिव जो थे उन्होंने आर्ग्यू करना शुरू कर दिया कि भाई ये जो एनिमल्स हैं इनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए और ये एनिमल्स जो है ये मारने के लायक नहीं है, इनको भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। अब क्या था, न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विसेज, नए नए व्यापार होने लगे, नई नई नौकरियां मिलने लगी और नई नई सर्विसेज जो है वो देखने को मिली। While people lost out in many ways after the forest department took control of the forest, some people benefited from the new opportunity that had opened up in trade. कुछ लोग जो थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जब लॉ जो था, फॉरेस्ट लॉ जो था वो इम्पोज किया गया, तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ। बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो थी उन्होंने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन छोड़ दी और वो उन्होंने फॉरेस्ट प्रोडक्ट के अंदर ट्रेड करना शुरू कर दिया। दिस हैपेंड नॉट ओनली इन इंडिया, ये जो चीज़ें थी ये सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं हुई बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हुई। फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जांपल दी गई है, जैसे जैसे डिमांड जो थी रबड़ की मिड 19th सेंचुरी में बढ़ रही थी, ठीक है, मिड 19th सेंचुरी यानी कि 1852 का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में जो डिमांड थी रबड़ की वो बढ़ रही थी। जो मंड्रुकू पीपल्स थे ब्राज़ील अमेजोन के, अमेजोन कहाँ पे था मैंने आपको बताया था, साउथ अमेरिका के अंदर। तो जो ब्राज़ील अमेजोन के पीपल थे जो कि विलेजेस में रहते थे, उन्होंने जो है वो मैन्योर को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया हाई क्वांटिटी में, और वो क्या करने लगे, बिगेन टू कलेक्ट लेटेक्स फ्रॉम वाइल्ड रबर ट्रीज फॉर सप्लाइंग टू ट्रेडर्स, और उन्होंने जो था वहाँ से रबड़ प्लांट जो था, रबड़ जो था वो सप्लाई करना शुरू कर दिया किसको, ट्रेडर्स को। ग्रेजुअली दे डिसेंडेड टू लिव इन ट्रेडिंग पोस्ट, और वो क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट के आसपास रहना शुरू कर दिया और वो पूरे के पूरे ट्रेडर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, क्योंकि वो वहाँ पे रहते थे, सो दैट वहाँ से वो ईजिली क्या कर सकते थे, ट्रेड कर सकते थे। इंडिया के अंदर जो ट्रेड था फॉरेस्ट के अंदर वो नया नहीं था, मेडिवल पीरियड से ये चलता आ रहा है। हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं आदिवासी कम्युनिटी के कि वो ट्रेडिंग करते थे एलिफेंट्स की और भी बहुत सारी गुड्स की, हाइड्स हो गया, जैसे एनिमल्स की स्किन वगैरह हो गया, हॉर्न्स हो गया, सिल्क हो गया, सिल्क को कोन्स हो गया, जो ये सींग वगैरह होते हैं, बैम्बो, स्पाइसेस, फाइबर, ग्रासेस, गम्स, रेजिन, ये सारी की सारी चीज़ें जो थी ये आदिवासी कम्युनिटी के द्वारा जो था ये क्या किया जाता था, इनका ट्रेड किया जाता था। नोमैडिक कम्युनिटीज़, और नोमैडिक कम्युनिटीज़ जो थी, नोमैडिक कम्युनिटीज़ कौन सी होती है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे घूमती रहती हैं, ठीक है, जैसे कि बंजाराज हो गए, वो इन सब चीज़ों का क्या करते थे, ट्रेड करते थे। और अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें, जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने भी जो है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट ने क्या किया, ट्रेड को कम्प्लीटली अपनी तरह से रेगुलेट करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसने क्या किया, लार्ज यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स द सोल राइट टू ट्रेड इन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर एरियाज, कुछ पर्टिकुलर एरियाज में उन्होंने फॉरेस्ट का अधिकार जो था वो यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स को दे दिया, ठीक है। फिर वो वहाँ पे क्या करते थे, ग्रेजिंग और हंटिंग जो थी लोगों की, लोकल लोगों की, वो पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दी गई। इस प्रोसेस में बहुत सारे पेस्टोरलिस्ट जो थे और नोमैडिक कम्युनिटीज़ जो थी, पेस्टोरलिस्ट होते हैं वो लोग जो कि अपने जानवरों को चरवाते हैं, और नोमैडिक मैंने अभी आपको बताया वो लोग जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। तो ऐसी कम्युनिटीज़ जो थी, जैसे कोरवा हो गया, कराचा हो गया, येरुकुला हो गया मद्रास का, ठीक है, जो आज के तमिलनाडु एरिया में आते हैं, उन्होंने अपना लाइवलीहुड जो था, रोज़गार जो था वो खो दिया। और कुछ जो थे वो उनको क्रिमिनल ट्राइब्स का नाम भी दे दिया गया और उनको फोर्स किया गया कि वो लोग फैक्ट्रीज़ के अंदर काम करें, माइंस के अंदर काम करें और प्लांटेशन के अंदर काम करें, और ये सारी की सारी चीज़ें जो थी ये गवर्नमेंट सुपरविजन के अंडर हो रही थी। अब नई नई अपॉर्चुनिटीज़ जो थी काम की, डिड नॉट ऑलवेज मीन, इसका मतलब नई नई अपॉर्चुनिटीज़ जो थी काम की वो देखने को मिल रही थी, और इसका ये मतलब नहीं था कि लोगों की जो ज़िंदगी थी वो बहुत अच्छे से हो गई थी। अगर हम असम की बात करें तो मैन और वुमेन जो थी वो फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ की जो औरतें थी और आदमी थे, जैसे संथल्स हो गए, ओरियंस हो गए जो कि झारखंड से बिलोंग करते हैं, गोंड्स हो गए जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, यहाँ के जो आदमी और औरत थी उनको फोर्सफुली रिक्रूट किया गया ताकि वो क्या कर सके, टी प्लांटेशन के ऊपर काम कर सके, यानी कि टी की खेतीबाड़ी कर सके। उनके वेजेस इतने कम होते थे और उनके काम करने की कंडीशन इतनी बुरी होती थी कि वो लोग जो हैं वो इन सब चीज़ों से बहुत परेशान होते थे, और उनको घरों की तरफ भी इतना ईजिली जो था वो रिटर्न नहीं, मतलब उनको वापसी नहीं दी जाती थी जहाँ से उनको रिक्रूट किया गया होता था, मतलब उनको काम पर ही रखा जाता था। तो ये था बच्चों आपका आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। जिसको कोई डाउट है या कुछ समझ नहीं आया है तो वो मुझे पूछ सकता है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा अगर किसको कोई डाउट होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।